हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्यज्ञान चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारा नॉलेज होने वाला है और कई सारी टॉपिक्स उससे रिलेटेड जो प्रश्न आप परीक्षाओं में देखते हैं, वहां आपको कई सारे डाउट्स आते हैं। वो सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूं, खास करके सामान्य हिंदी से रिलेटेड। तो ऐसे सारे विद्यार्थी जो सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, जो टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या लेखपाल की परीक्षा देने वाले हैं, यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं, ऐसे सारे विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। क्योंकि आप क्या करते हैं, 2-4-10 मिनट देखते हैं फिर ऊब करके चले जाते हैं। अगर आपको उबन हो रही है, अगर आप एक साथ ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, तो वीडियो को पॉज करके अपना थोड़ा सा मन बहला लीजिए, फिर आप थोड़ा इधर उधर टहल करके कुछ नाश्ता पानी करके फिर से बैठ जाइए, फिर वीडियो स्टार्ट करिए और फिर देखिए, और साथ ही साथ नोट बनाते चलिए इन सब सारी चीजों का। आज मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं सारे कॉन्सेप्ट को प्रश्नों के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप साथ साथ जो कॉन्सेप्ट आपने मेरी वीडियो में जाने हैं या समझे हैं, उनको प्रैक्टिकली प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर उन सारे कॉन्सेप्ट को कैसे लागू करेंगे, ये सारी बातें आज क्लियर की जाएंगी। और जो मैं आज आपके सामने प्रश्न लाऊंगा चर्चा के लिए, ये सारे प्रश्न पिछली कई सालों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये चुनिंदा सिलेक्टेड प्रश्न हैं और कुछ मेरे द्वारा नए बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहां लिखा गया, निम्नांकित में सघोष ध्वनि कौन सी है? सघोष पूछा जा रहा है मित्रों। तो पहली बात यह आती है कि सघोष क्या है। सघोष वे ध्वनियां होती हैं मित्रों जो जिनके बोलने में जो हमारा ये स्वरतंत्र है कंपन करता है। अब स्वर इसमें क्या होता है, जो हमारे वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं मित्रों, इन पांचों वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण यहां आ जाएगा ख, छ, यहां आ जाएगा ठ, यहां थ, यहां फ। ये जो पहला और दूसरा वर्ण है, ये जो होता है मित्रों, ये अघोष होता है। अघोष होता है। और साथ साथ क्या अघोष होता है, य, र, ल, एक मिनट क्षमा करें, श, श और स, ये 3 जो ऊष्म व्यंजन हैं, ह नहीं, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर साथ साथ ऊष्म व्यंजन में से ये 3 लेटर श, श और स, ये अघोष ध्वनियां होती हैं। सघोष क्या होते हैं, तीसरा लेटर यानी ग, घ और अंग, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहां क्या आ जाएगा, छ के बाद ज, झ, इया। यहां क्या आ जाएगा, ड, ढ, अण। यहां क्या आ जाएगा, द, ध, न। यहां ब, भ, म। ठीक है। और यहां पर स्टार्टिंग के जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म में से एक ह, इतने सारे सघोष हैं। सघोष हैं। तो अघोष और सघोष क्लियर हो गया। अब उस आधार पर उत्तर दीजिए, निम्नांकित में से सघोष ध्वनि है। सघोष पूछा जा रहा है मित्रों। तो पहली बात जान लीजिए कि जहां जहां पहला और दूसरा लेटर लिखा गया है, वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा अक्षर, वो तो क्या हो जाएगा, वो तो अघोष हो जाएगा। जैसे त, थ है, ये पहले 2 लेटर हैं, ये अघोष हो गया, सवाल ही नहीं। यहां सघोष पूछा जा रहा है। प, फ ये भी नहीं हो सकता, क, ख ये भी नहीं हो सकता। यहां देखिए बी विकल्प में द और ध, द और ध, ये क्या है, तीसरे और चौथे अक्षर है। और ये क्या होते हैं, तीसरे और चौथे, पांचवें अक्षर सघोष होते हैं। तो द और ध क्या हो जाएगा, सघोष ध्वनि। तो निम्नांकित में से सघोष ध्वनि कौन सी है, द और ध। मैं समझता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता चल रहा है। साथ साथ आप नई चीज जो चीजें मैं पढ़ा दिया हूं उसको इन प्रश्नों से जोड़ते जाएंगे तो आपका विकल्प ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। अभी तक मैं क्या करता था, कंप्यूटर में अपनी आवाज, अपना साउंड डाउनलोड करके आपको एक पीडीएफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता था। उससे ज्यादा इफेक्टिव बच्चों को समझ में नहीं आता था, आप सभी को ज्यादा इफेक्टिव ढंग से समझ में नहीं आता था।
तो मैंने ये तरीका अपनाया है, शायद ये तरीका आपको ज्यादा पसंद हो। अयोगवाह कहा जाता है, ये देखिए ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड की खराबी है, ये डॉट नहीं है। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को। तो देखिए महाप्राण जो है उसको तो पहली बात अयोगवाह कहा ही नहीं जाता। अयोगवाह कौन कौन से अक्षर होते हैं? अंग यानी अनुस्वार और अह मतलब विसर्ग, ये दो को ही हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो इस हिसाब से देखिए महाप्राण को तो सवाल ही नहीं है, संयुक्त व्यंजन को सवाल ही नहीं है, अल्प प्राण को सवाल ही नहीं है, तो बचा क्या? विसर्ग को। अब अगर इनमें से कोई एक भी दे दिया तो वो भी अयोगवाह है। तो अह भी अयोगवाह, अंग भी अयोगवाह। अब यहां खाली विसर्ग दिया है तो अयोगवाह कहा जाता है किसको? विसर्ग को। ठीक है, उत्तर में आपका आ गया विकल्प ए। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ जो है ये क्या है? मित्रों आप जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन जो प वर्ग तक है, इसके बाद आता है आपका अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उसके बाद ऊष्म व्यंजन आता है श श स ह, और अंत में आते हैं संयुक्त व्यंजन जिसमें आता है क्ष त्र ज्ञ और स। ये चार संयुक्त व्यंजन हैं क्योंकि ये दो दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, तो ज्ञ जो है वो वर्णमाला में माना जाएगा क्या? संयुक्त व्यंजन माना जाएगा। ये स्वर संधि तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं। व्यंजन तो है, लेकिन अब व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में से कौन सा ज्यादा बेटर है उस पर टिक मार्क किया जाएगा, तो संयुक्त व्यंजन। अगर खाली व्यंजन लिखा होता तब तो व्यंजन पे टिक मार्क कर देते। ठीक है, और यहां लिखा है अनुस्वार, तो ज्ञ अनुस्वार है ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो ये भी विकल्प इस हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन व्यंजन है लेकिन कैसा व्यंजन है? एक संयुक्त व्यंजन है। तो ये ज्यादा क्लियर ऑप्शन है, तो ये विकल्प भी हट जाएगा। तो इस तरह से विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। चौथा देख लेते हैं, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। अब देख लीजिए महाप्राण क्या होता है। यहां जो मैंने वर्गीय व्यंजन लिखे हैं इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि महाप्राण क्या है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बदलाव आएगा सघोष अघोष में। अब देख लीजिए, अभी तक तो आप जानते थे कि पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष है और बाकी सभी सघोष है। अब थोड़े से बदलाव आ जाएंगे जब अल्प प्राण महाप्राण की बात की जाएगी। देखिए अल्प प्राण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण है पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? अल्प प्राण है। इनको बोलने में कम प्राणवायु खर्च होती है। और साथ ही साथ अल्प प्राण में आता है आपका य र ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन जो है ये भी अल्प प्राण है। क्या है ये सब? अल्प प्राण। महाप्राण में क्या आ जाता है? महाप्राण में जो बाकी बचे कौन कौन से? दूसरे और चौथे। ये जो हैं ये दूसरे यानी ख छ ठ थ फ और घ झ ढ ध भ, ये जो हैं ये दूसरे और चौथे यानी वर्गीय व्यंजनों के दूसरे और चौथे वर्ण। और साथ ही साथ और क्या? ऊष्म व्यंजन श श स और ह, इसमें ह भी आ जाता है। ठीक है, ह भी आ जाता है। ये हो जाएगा क्या? महाप्राण। तो महाप्राण में क्या? दूसरे और चौथे वर्ण वर्गीय व्यंजनों के और श स स ह। तो ये क से लेकर के म तक जो होता है मित्रों स्पर्श व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्गों में विभाजित है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहां उत्तर क्या आएगा? ऊष्म महाप्राण वर्ण है। ऊष्म महाप्राण ख च ट श में से ऊष्म महाप्राण क्या है? अब गौर करिए, च क्या ये महाप्राण है? नहीं, क्योंकि ये पहला अक्षर है। ठीक है, वर्ग का पहला अक्षर, ये नहीं हुआ। ट भी पहला है। श देख लीजिए, श क्या है? ये वाला। ऊष्म महाप्राण वर्ण है।
क्षमा करें, यहाँ मुझसे गलती हो गई है, यहाँ यह है, ठीक है। तो ऊष्म महाप्राण वर्ण है, नहीं ये एक सेकंड, यहाँ गलती नहीं है, ये श ठीक है। अब पूछा जा रहा है ऊष्म महाप्राण वर्ण है। अगर ऊष्म नहीं पूछा जाता, खाली पूछा जाता महाप्राण वर्ण है, तब आप कंफ्यूज हो जाते, आपको रहता कि भाई ख भी महाप्राण है और श भी महाप्राण है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है ऊष्म महाप्राण वर्ण है, तो ऊष्म देखिए, महाप्राण तो ख भी है, महाप्राण तो श भी है। महाप्राण देखिए दूसरा वर्ण ख भी है और श भी है, तो आपको लगेगा भाई दो दो विकल्प सही है, लेकिन पूछा खाली महाप्राण नहीं जा रहा है, ऊष्म भी पूछा जा रहा है। तो इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ये है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, डी। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने समझा कि भाई कहीं मैंने ऊष्म लिखा है कि नहीं, फिर मेरा ध्यान गया कि हाँ नहीं, ऊष्म महाप्राण पूछा जा रहा है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ जो लिखा गया है विकल्प में श, वो सही है, ठीक है। अगर महाप्राण पूछा जाता तो दो दो महाप्राण एक विकल्प में नहीं दिए जाने चाहिए, तो वो सोच करके मैं यहाँ पर अलग कर रहा था, ठीक है। तो ऊष्म महाप्राण वर्ण ऊष्म पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए महाप्राण श है, क्योंकि जो हमारे संयुक्त ऊष्म व्यंजन है श श स ह, ऊष्म व्यंजन जो है ये सारे के सारे महाप्राण होते हैं। अगर ऐसा दिया जा रहा है और ऊष्म महाप्राण पूछा जा रहा है, तो अगर इनमें से कोई एक है तो उस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है। अब आगे के प्रश्न हम कुछ देख लेते हैं। तो मित्रों हम यहां अब कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। यहां देखिए लिखा है अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अव्यय से निर्मित भाववाचक पूछा जा रहा है। ये कहने से पहले, ये क्लियर करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिपीट करूंगा वही बात कि बीच में बने रहिए, छोड़ के मत जाइए वीडियो, बीच में उठिए मत, नहीं तो कई कॉन्सेप्ट आप छोड़ देंगे। अब देखिए अभी तक तो मैं आपको अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण बताया। अब मैं आपको भाववाचक संज्ञा तक आ गया हूं, यानी संज्ञा चैप्टर क्लियर करूंगा, तो इसलिए बने रहिए। हर एक प्रश्न में एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द कई चीजों से बनते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द तो जातिवाचक से ही भाववाचक बनता है, क्रियाओं से भी संज्ञाएं बनती हैं, विशेषण से संज्ञा बनती है। तो यहां पूछा जा रहा है कि अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द। अब गौर करिए, यहां लिखा है वीरता। वीरता किससे बना भाई, वीर से बना है। वीर क्या है, विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय लग गया है, वीरता बन गई है। पुरुषत्व, अब देख लीजिए ये पुरुष में त्व प्रत्यय लग गया है, ठीक है, तो पुरुषत्व हो गया है। तो पुरुष तो जातिवाचक संज्ञा है, वीर जो है विशेषण है। अब ये देख लीजिए अपना में त्व प्रत्यय लग गया है, अपनत्व है। अपना क्या हो गया, ये सर्वनाम है, तो विशेषण ये है। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा थी, क्योंकि पुरुष हम किसी भी पुरुष को पुरुष कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। अच्छा, ये अपना से अपनत्व बना है, ये तो सर्वनाम शब्द हो गया। तो ये तीनों नहीं है, तो बचा क्या, दूरी। लेकिन कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये दूरी जो है ये भाववाचक संज्ञा बनी है, लेकिन क्या ये अव्यय है। तो देखिए जो दूर है, दूर शब्द, ठीक है, वह दूर बैठा है, ठीक है। अब एक वाक्य आप लिख दीजिए, वह दूर बैठा है। बैठा है क्या है भाई, क्रिया है। करने वाला कौन है, वह क्या हो गया, कर्ता। बैठा है क्या हो गया, क्रिया। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, बैठा है, लेकिन कहां, दूर, ठीक है। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। और ये कौन सा क्रिया विशेषण है, क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, क्योंकि वो कहां बैठा है, दूर बैठा है। दूर जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये दूर जो है, अब क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, क्योंकि उनमें कोई बदलाव नहीं होता। आप कोई भी कर्ता बदल दीजिए। अब यहां लड़का लगा दीजिए, लड़का दूर बैठा है, लड़की दूर बैठी है, लड़के दूर बैठे हैं, ठीक है, वे सब दूर बैठे हैं, हम सब दूर बैठे हैं। दूर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है।
आप चाहें तो काल बदल दीजिए तो भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दूर एक ऐसा शब्द है जो अविकारी है। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। जो व्यय ना हो, जो बदले ना, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, वही तो अव्यय होता है। तो दूर क्या हो गया, अब इसमें क्या है, ई प्रत्यय लग गया है। दूर में ई लग गया, क्या हो गया, दूरी। ठीक है, अब दूरी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा शब्द। तो विकल्प ए सही है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वीडियो छोड़ करके भागिए मत। वीडियो छोड़ करके अगर आप चले जाएंगे, छोड़ देंगे, आप बीच में उठ के चले जाएंगे, तो आपको कई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अब तक तो मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल इत्यादि की वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया और आप लोगों ने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया। अब बात यह आती है कि कई बार वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए हुए हैं वो प्रैक्टिकली समझ में नहीं आते, इसलिए आज जो दिया जा रहा है वो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है और ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी। हर दिन सुबह 9 बजे आपको इस तरह का सेट देखने को मिलेगा। तो ये सामान्य हिंदी का सेट 1 है, इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 ऐसे करके आता रहेगा। तो हर दिन सुबह 9 बजे आप रेडी रहा करिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देख लीजिए, यहां लिखा है उतराई। ठीक है, अब उतराई तो भाई उतरना से उतराई बनी है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लड़ना, लड़ाई, ये भी भाववाचक संज्ञा है। चतुराई भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठाई देख लीजिए, मीठा में ई प्रत्यय लगा तो हो गया मिठाई। ठीक है, स्पेलिंग भी बदल जाती है। अब जब ई प्रत्यय लगेगा तो ये मीठा से ऐसे हो जाएगा मिठाई। देखिए, स्पेलिंग में भी परिवर्तन आता है। यहां मीठा में दीर्घ ई लगी है। अब ये देख लीजिए, मीठा शब्द जो था ये विशेषण में ई लग गई। अब ये जो मिठाई बनी, क्या ये भाववाचक है? नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक। और खुद मीठा शब्द 2 सेंस में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मीठा विशेषण के सेंस में भी प्रयोग किया जा सकता है और मीठा संज्ञा के सेंस में भी प्रयोग किया जा सकता है, वो वाक्य प्रयोग पर निर्भर है। ठीक है, अब जैसे कहा गया कि यह मीठा अच्छा है, यहां मीठा जो है, यह मीठा अच्छा है, यानी किसी मीठी चीज के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहां संज्ञा का बोध कराएगा। ठीक है, और लिखा जाए कि यह फल मीठा है तो वहां पर विशेषण बन जाएगा मीठा। तो मीठा जो है, मीठा से मिठाई बनी है, मीठा शब्द से। ठीक है, अब मीठा से शब्द मैंने आपको बता दिया 2 सेंस में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह मिठाई जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, किसी भी मिठाई को हम मिठाई कह सकते हैं, चाहे वो हो सकता है पेड़ा हो, रसगुल्ले हो या कोई और मिठाई हो। तो ये मिठाई जातिवाचक है, भाववाचक नहीं है। इस हिसाब से विकल्प ए जो है वो सही है। आ जाइए 7वें प्रश्न पर। सेवक का स्त्रीलिंग किससे बनेगा? सेवक का स्त्रीलिंग शब्द, तो सेवक का स्त्रीलिंग क्या बनता है पहले वो जान लीजिए। सेवक का स्त्रीलिंग होता है सेविका। ठीक है, सेविका। अब गौर करिए इस शब्द पर, ध्यान दीजिएगा, उठ करके जाइएगा मत मित्रों, साथ दीजिए मेरा और दिखाइए इसको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को अगर आप शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो, और कम से कम 3000 की संख्या में जुड़िए। सेविका शब्द देखिए, सेविका में क्या लगा? अक लगा है, अक प्रत्यय लगा है? नहीं, ये सवाल ही नहीं। या लगा है? नहीं। आयन लगा है? नहीं। इका लगा है? हां लगा है। देखिए, सेवक और सेविका में क्या फर्क है? इका प्रत्यय लगा है या नहीं? गौर कर लीजिए, सेवक इका लगा तो सेविका हो गया। ठीक है, इका प्रत्यय लगा है तो यहां क्या लिखा गया? सेवक का स्त्रीलिंग किससे बनेगा? इका से बनेगा। गौर करिए, थोड़ा डीपली यहां समझेंगे तब समझ में आएगा। तो डी प्रत्यय सही है। अगला देख लीजिए,
डी विकल्प सही है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रोध स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा, छाया या चयन? क्रोध देख लीजिए, क्रोध बढ़ता है, तो क्रोध तो जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको लग रहा है कि ये क्रोध पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। बुढ़ापा, बुढ़ापा ठीक है, खराब होता है, तरह तरह के रोग लाता है, कौन? बुढ़ापा, तो पुल्लिंग हो गया ये। चयन ठीक है, इस बार शिक्षकों के लिए अच्छी चयन प्रक्रिया होगी, ठीक है, तो इस बार अच्छे शिक्षकों का चयन होगा, ठीक है, ये भी नहीं, चयन पुल्लिंग है। तो बचा क्या? छाया। अब वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, छाया आती जा रही है, ठीक है, घर के इस कोने में पेड़ की छाया आ रही है। क्या आ रही है? छाया आ रही है, छाया आ रहा है नहीं होता। अगर किसी लड़की का नाम छाया है तो भी वो स्त्रीलिंग हो गई, और अगर छाया शैडो को कह रहे हैं तो भी वो स्त्रीलिंग हो गई। तो दोनों ही दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे तो सी जो है वो क्या हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा। चलिए कुछ आगे प्रश्नों को देखते हैं, और प्रश्नों में कुछ आपको जोड़ रहा हूं, लेकिन आप छोड़ करके जाइए मत वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और कम से कम 3000 की संख्या में जुड़िए। आइए अब आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहां है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा या प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग होता है। प्रायः शब्द लगा है। देव क्या बहुवचन में है? देव का हम देवों कर सकते हैं, ठीक है, तो देव शब्द का तो बहुवचन बन जाएगा। ये एक वचन में है तो इसका मतलब यह है ये तो हमेशा बहुवचन में नहीं लिखा गया है, तो खुद ही एक वचन में है। छात्र का, ठीक है, छात्रों किया जा सकता है, इसका मतलब ये एक वचन में लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं कौन सा ऐसा शब्द है जो अक्सर बहुवचन में लिखा जाता है? नक्षत्र, नक्षत्रों हो जाएगा। तो ये तीनों विकल्प ए, बी और डी गलत हैं। सही क्या है? प्राण, ठीक है, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया नहीं लिखा जाता। तो प्राण को हमेशा बहुवचन माना जाता है। प्राण शब्द एक ऐसा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। देखने पर लगेगा कि प्राण एक वचन शब्द है, लेकिन प्राण बहुवचन के रूप में हमेशा प्रयोग होता है। आगे देख लीजिए 10वां प्रश्न, से किस कारक का चिन्ह है? तो ये से है, ठीक है, कौन सा ऐसा कारक है जो जिसमें से लगता है? अब गौर करिए, से दो कारकों में लगता है, करण कारक में भी से लगता है और अपादान में भी से लगता है। करण में जिस चीज से कोई कार्य किया जाता है उसके लिए से लगता है, उस संज्ञा के बाद से का प्रयोग किया जाता है। अपादान में जिस संज्ञा या सर्वनाम से कोई चीज अलग होती है या जिस स्थान से होती है, ठीक है, या जिस चीज से कोई चीज का अलग होना पाया जाता है, तो जहां से अलग होती है वहां पर भी से लगता है। तो से जो है इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह है या कारक चिन्ह है। अब बात आती है कि क्या हमारे विकल्प में ये दोनों कारक दिए हैं या दोनों में से एक? अगर दोनों में से एक दिए हैं तो जो दिया रहेगा उस पर टिक मार्क कर देंगे, क्योंकि वहां पर अलग होना या जिसकी सहायता से काम किया जा रहा है वो भाव नहीं लिखा है, खाली कारकों के नाम दिए जाएंगे विकल्प में। अब देख लीजिए यहां लिखा है संप्रदान, संप्रदान तो होता ही नहीं से के लिए, कर्म का होता ही नहीं विभक्ति चिन्ह से, अपादान और अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है? में और पर आता है, तो अधिकरण का तो सवाल ही नहीं है। अपादान देखिए दिया है, करण और अपादान में से एक दिया है। अगर करण, अब आप सोचेंगे क्या करण और अपादान दोनों दिया जा सकता है विकल्प में? नहीं, दोनों विकल्प में नहीं आएगा। जब भी आएगा या तो करण आएगा या तो अपादान आएगा, तो यहां विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे आ जाएंगे 11वां प्रश्न, पंडित दूध पीता है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। अब देख लीजिए इस वाक्य में कौन कौन सी चीजें कारक का काम करेंगी। पीता है क्या है? क्रिया है,
इसको करने वाला कौन है? पंडित। तो जो कार्य को करने वाला होता है वो तो कर्ता हो जाता है। तो एक तो इसमें मिल गया भाई कर्ता। और क्या है? इस पीने का असर किस चीज पर पड़ रहा है? वो कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं होती तो पीने की क्रिया नहीं होती? वह है दूध। दूध क्या है? कर्म है, जिसके ऊपर क्रिया का असर पड़े। ठीक है, तो दूध हो गया कर्म। यानी इसमें क्या है? कर्ता भी है और कर्म भी है। अब देख लीजिए, यहां लिखा है कर्म और कर्म, तो यह विकल्प तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें करण तो है ही नहीं। संप्रदान संबंध ये भी नहीं। आगे देख लीजिए, कर्ता कर्म, ये वाला विकल्प आ गया क्योंकि यहां कर्ता और कर्म दोनों मिल रहा है। इनमें से कोई नहीं, ऐसी बात तो है ही नहीं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे आ जाइए 12वां प्रश्न। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? ये जो कलम है वो किस कारक में है? अब गौर कर लीजिए, लिख लो यानी लिखने की क्रिया किस चीज की मदद से की जा रही है? कलम से। तो कलम क्या हो जाएगा? करण कारक। अभी अभी मैंने बताया, जिस चीज की मदद से कोई कार्य किया जाता है। तो यहां जो से लगा है ये कलम से, कलम के लिए लगा है। यहां से कोई चीज अलग नहीं हो रही है, बल्कि जिस चीज की मदद से कोई काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। तो करण जो है वो एक ऐसा कारक है जिसकी मदद से कोई कार्य किया जाता है। और याद रखिए, जो कारक होता है वो या तो संज्ञा होता है या तो सर्वनाम होता है। या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। ठीक है, अब गौर कर लीजिए, कलम से कहानी लिखी जा रही है, तो कलम कौन सा कारक हो गया? करण कारक। विकल्प ए जो है वो सही है। कर्म कारक तो है ही नहीं क्योंकि इसके ऊपर क्रिया का असर नहीं पड़ रहा है। अपादान कारक तो होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि यहां से कोई चीज अलग नहीं हो रही है। और संप्रदान में क्या होता है? के लिए का भाव होता है, जिसके लिए काम किया जाता है उसके लिए संप्रदान होता है, तो संप्रदान भी नहीं है। तो कलम क्या है? करण कारक है। चलिए अब कुछ और प्रश्न भी आपको मैं दिखाता हूं, लेकिन वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, जाइए मत, जाइए मत। जाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। हमारा नुकसान तो होगा ही, आपका भी होगा, और मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं। इसलिए आप साथ देंगे भाइयों तो ही कुछ आगे बढ़ सकता है। आप मेरे बच्चों जब साथ दोगे, आप मेरी बेटियों जब साथ दोगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए आप साथ जुड़े रहिए, छोड़ करके मत जाइए। फिर देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आगे के प्रश्नों में भी मैं कराऊंगा, तो बने रहिए साथ साथ। चलिए अब आगे के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहां है 13वां प्रश्न। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? अब गौर करने वाली बात है कि यहां अब सर्वनामों के प्रकारों को ध्यान देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा संबंधवाचक। और छठवां है निजवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 तरह के सर्वनाम होते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो सर्वनाम का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछ करके संज्ञा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे लिखा गया कि रमेश बाजार जा रहा है। हमने प्रश्न किया कि कौन बाजार जा रहा है, उत्तर क्या आएगा? रमेश। तो रमेश एक संज्ञा शब्द है जिसका ज्ञान न होने पर हम प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करने के लिए हम क्या शब्द लगाते हैं? क्या। क्या एक ऐसा शब्द है जो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या। क्या के बाद किसने, किसको, किससे, कब, कहां इत्यादि जो शब्द हैं ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब देख लीजिए, वह, उसकी और हम, ये जो है
ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गया। वह, उसकी और हम। किसी, अब यहां लिखा है किसी, तुम, क्या। अब किसी जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहां पर एक ही शब्द जो आया है क्या, उस प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कौन सा समूह, हमें वो पूरा ग्रुप पता करना है ए बी सी डी में से जो पूरा का पूरा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसे, जैसा, ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आपको सर्वनाम डिटेल में जानने के लिए मेरा सर्वनाम का वीडियो है, उसको ध्यान से देखिए। उसमें मैंने सर्वनाम के प्रकारों को बहुत डिटेल में व्याख्या किया है, वो जरूर देख लीजिएगा। कौन, किसे, कब, ये देखिए कौन, ठीक है। अब मैंने कहा कि रमेश ने मोहन को मारा, तो मैं पूछूं, अगर किसी ने पूछा कि भाई कौन मोहन को मारा, तो उत्तर आएगा रमेश। तो कौन शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जा रहा है प्रश्न के रूप में, तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। किसे मारा, किसे भी, किसे से हम प्रश्न कर रहे हैं, संज्ञा की जगह में प्रयोग किया जा रहा है। कब मारा, ठीक है, तो उससे समय पता चलेगा। तो कौन, किसे और कब, ये तीनों शब्द समूह में प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी पूरा ये जो समूह है वो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है, इसलिए विकल्प डी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव का विशेषण शब्द बनेगा। मानव शब्द को जब हम विशेषण में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा? मनुष्य? नहीं, मनुष्य तो संज्ञा शब्द है। मानवीय, मानवता या मानवीकरण, ठीक है, मनुष्य से। अब देख लीजिए मानवता जो है, ह्यूमैनिटी, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। मानवीकरण, ये भी संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। मानवीकरण और मानवता ये विशेषण का काम कर रही है क्या? क्या हम किसी संज्ञा शब्द के लिए मानवीकरण और मानवता या मनुष्य का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ये तीनों संज्ञा शब्द है। मनुष्य जहां जातिवाचक है, वहीं मानवता और मानवीकरण भाववाचक संज्ञाएं हैं। मानवीय जो है वह है विशेषण, क्योंकि हम जैसे लिख दिए मानवीय गुण। अब ये जो गुण संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बताने के लिए क्या आ गया? मानवीय, ठीक है, मानवीय गुण। मानवीय कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो मानवीय कर्तव्य, कर्तव्य कैसे होने चाहिए? मानवीय, यानी इंसानियत वाले। तो मानव से मानवीय बना है, ई प्रत्यय लगा करके। मानव जो कि संज्ञा शब्द है, उसमें ई लगा करके विशेषण शब्द बना है मानवीय, ठीक है, और यह विशेषण शब्द हो गया। तो मानव का विशेषण क्या हो गया? मानवीय। मानव में ई प्रत्यय लगाने से ये बी विकल्प जो है वो सही है। 15वां प्रश्न, वह खेल कर सो गया। गौर करिए एक बार ध्यान से, बीच में छोड़ करके मत उठिए वीडियो, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आगे एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें। मैं बार बार कह रहा हूं, ऊब रहे हैं तो पानी पी लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर से देखिए। वह खेलकर सो गया, सो गया क्रिया है, ठीक है। अब देखना यह है कि वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। इसमें जो ये क्रिया आई है वो कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। पहली बात, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जहां कर्ता खुद क्रिया नहीं करता बल्कि दूसरे से करवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया लग रही है। वह किसी से खेलने का कार्य कराया या खुद खेला, वह खेलकर सो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो ही नहीं सकती। संयुक्त क्रिया, सो गया, नहीं, संयुक्त क्रिया भी नहीं। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया कब होती है? जहां क्रिया के साथ दो दो कर्म लगे हों। यहां क्रिया के साथ, ठीक है, कोई कर्म नहीं लगा है। सो जाने के, सो जाना एक क्रिया ऐसी है जो अकर्मक क्रिया होती है, सोना। तो द्विकर्मक क्रिया तो होने का सवाल ही नहीं है। तो ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है। अब देखते हैं सी बचा है, पूर्वकालिक क्रिया, यह है। अब आप कहेंगे ये कैसे है, वो देख लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया इसलिए है कि यहां देखिए मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया लगी है खेलकर। वो सो गया लेकिन कैसे? खेलकर। यहां एक क्रिया जो है उसमें कर लगा करके इसको मुख्य क्रिया से हटा दिया गया है, इसको पूर्वकालिक क्रिया बना दिया गया है।
पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया से पहले होती है। वो सोया, लेकिन सोने से पहले क्या किया? खेल करके सोया। तो खेल कर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो विकल्प सी सही। अब आ जाइए 16वें प्रश्न पर। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं मिलकर के क्रियाएं बनाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जहां किसी से कार्य करवाया जाता है, यहां वो भी नहीं है। ये संज्ञा और सर्वनाम से, संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नहीं है। नाम धातु क्रियाएं या द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया में तो कर्म से रिलेटेड बात की जाती है, यहां वो बात ही नहीं है। यहां पूछा जा रहा है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। तो संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं होती हैं नाम धातु क्रियाएं, ये याद कर लीजिए। ठीक है, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर, नाम धातु क्रियाएं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरी क्रिया के प्रकार वीडियो देखिए, क्रिया के प्रकार बाय दिव्यज्ञान करके टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे कुछ और प्रश्नों का आपको अभ्यास करा देता हूं। बने रहिए, छोड़ करके मत जाइए। यहां कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। 17वां प्रश्न दिया गया है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, वाक्य जरा गौर से पढ़िए, इसमें कौन सी क्रिया है वो आपको पहचानना है। क्या इसमें द्विकर्मक क्रिया है, यानी दो कर्मों के साथ क्रिया आई हुई है, या इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, या इसमें संयुक्त क्रिया है, या इसमें सहायक क्रिया है? तो जिन विद्यार्थियों को ये क्रिया वाला टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर मेरा क्रिया के प्रकार वाला वीडियो जरूर देखिए। उसको आप सर्च करिए मेरी वीडियोस में, जा करके चैनल खोल करके आप वीडियोस में क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा, या क्रिया के प्रकार बाय पंकज राय या दिव्य ज्ञान करके आप टाइप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, पहले इसमें हम क्रिया ढूंढेंगे। पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाई जो ये क्रिया है। किसने पढ़ाई? अध्यापक ने। अध्यापक क्या हो गया? कर्ता। अब बात आ रही है कि ये जो क्रिया है ये कैसी क्रिया है? क्या ये पूर्वकालिक क्रिया है? तो असली क्रिया यानी मुख्य क्रिया तो यही है। मुख्य क्रिया के पहले कोई क्रिया आती है तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया नहीं हो रही है तो ये पूर्वकालिक क्रिया वाली बात गलत है। अब आती है संयुक्त क्रिया, इसमें एक ही क्रिया है पढ़ना, ये दो क्रियाओं से मिलकर के नहीं बनी है तो संयुक्त क्रिया भी नहीं है। सहायक क्रिया, इसमें पढ़ रहा है, पढ़ूंगा, या पढ़ रहा हूंगा, या पढ़ चुका होगा, ऐसा कुछ लिखा होता तो सहायक क्रिया होती, लेकिन क्रिया एक शब्द में लिखी गई है तो सहायक क्रिया भी नहीं है। बात आती है कि तब विकल्प ए ही सही होने का चांस है, तो देख लीजिए ये गुंजाइश है, तो क्या ये सच में द्विकर्मक क्रिया इसमें है? तो पढ़ना क्रिया का असर किस पर गिर रहा है? ठीक है, पढ़ाया जाएगा तो कोई चीज पढ़ाई जाएगी। पढ़ाने का असर दो चीजों पर आ रहा है। क्या पढ़ाया? हिंदी। और किसको पढ़ाया? छात्रों को। तो यहां हिंदी भी कर्म है और छात्रों भी कर्म है। ठीक है, याद रखिए क्रिया से पहले क्या लगा करके प्रश्न करने पर निर्जीव कर्म प्राप्त होता है, और क्रिया से पहले किसको लगा करके प्रश्न करने पर सजीव कर्म प्राप्त होता है। क्या पढ़ाई, क्रिया से पहले क्या लगा करके प्रश्न करिए, क्या पढ़ाई, उत्तर मिलेगा हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी एक सब्जेक्ट का नाम है, एक निर्जीव कर्म है। ठीक है, संज्ञा शब्द है, याद रखिए कर्ता कोई भी हो, चाहे कर्म हो, चाहे करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, हमेशा संज्ञा होगा। अब देखिए ये दोनों कर्म संज्ञा है, हिंदी भी संज्ञा शब्द है और छात्रों भी संज्ञा शब्द है, दोनों कर्म है। क्या लगाने पर, क्रिया से पहले क्या लगा करके प्रश्न करने पर हिंदी मिल रहा है, निर्जीव कर्म। और क्रिया से पहले यानी पढ़ाई क्रिया है, इसके पहले किसको लगाइए, किसको पढ़ाई, उत्तर क्या मिला, छात्रों को। तो ये दो कर्म मिल रहे हैं, तो ये क्रिया जो है दो कर्मों के साथ लिखी जा रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया। जब क्रिया दो कर्मों के साथ आती है तो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। विकल्प ए सही है। 18वां प्रश्न देखते हैं
किस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं? किस वाच्य में? कौन सा ऐसा वाच्य है? आप जानते हैं वाच्य 3 तरह का होता है, ठीक है। क्रियाओं पर 3 चीजों का असर पड़ता है और क्रिया 3 चीजों के असर के अनुसार अपना रूप बदलती है। एक तो कर्ता, तो कर्तृवाच्य बोला जाएगा, और दूसरा कर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य, और तीसरा है वाक्य का या सेंटेंस का भाव। जब भाव के अनुसार क्रिया बदलती है उसको भाववाच्य कहते हैं। वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। इंग्लिश में 2 ही वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। और यहां 3 तरह के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब अगर क्रिया के ऊपर यानी क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं तो ऐसी क्रिया को कहा जाता है कर्मवाच्य, ठीक है। तो कर्मवाच्य में क्या होता है, किस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं? तो उत्तर होगा कर्मवाच्य में। बी विकल्प सही है। अगर कर्ता के अनुसार बदलेंगे तो कर्तृवाच्य होगा, अगर भाव के अनुसार बदलेंगे तो भाववाच्य होगा। कोई भी ऐसा वाच्य नहीं है, ठीक है, कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जब क्रिया का लिंग और वचन कर्म और भाव दोनों के अनुसार बदले। ऐसी बात नहीं होती, या तो कर्ता के हिसाब से बदलेगा, या तो कर्म के हिसाब से, या तो भाव के हिसाब से। लेकिन यहां प्रश्न क्या दिया जा रहा है, किस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं? यहां बात कर्म की पूछी जा रही है, इसलिए कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं। अब गौर करिए 19वां प्रश्न, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक पूछा जा रहा है इसमें से। अब गौर करिए, पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन आप जरूर जब आप कोई वाक्य लिखेंगे कि राम पढ़ रहा है तो ये बताइए पढ़ने का काम क्या बिना किताब, बिना अखबार, बिना पत्रिका, बिना मैगजीन, बिना लेटर के हो सकता है? भाई राम अगर पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, बिना कुछ पढ़े पढ़ने का काम कैसे करेगा? तो चाहे किताबियां पढ़ेगा, चाहे कॉपियां पढ़ेगा, कुछ पढ़ेगा, लेकिन कुछ तो पढ़ेगा। तो पढ़ने का जो काम है वो किसी न किसी चीज की हेल्प से किया जाएगा। हेल्प मतलब यह है कि पढ़ने का असर किसी चीज पर पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज होगी जो पढ़ना क्रिया में सहायक बनेगी। तो पढ़ना क्रिया हमेशा कर्म के साथ लिखी जाएगी, यानी सकर्मक क्रिया है। लेना, आदमी कोई चीज ले रहा है तो कोई सामान तो जरूर लेगा, ठीक है, ये भी सकर्मक क्रिया है। अब यहां आ रहा है खाना, आदमी अगर खा रहा है तो कुछ तो जरूर खाएगा, चाहे सेब खाए, संतरा खाए, फल खाए, ठीक है, चावल दाल खाए, रसमलाई खाए, कुछ तो खाएगा। तो खाना क्रिया भी सकर्मक है। रोना, भैया रोएगा तो रोने का असर किसी चीज पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। रोना एक क्रिया ऐसी है, ठीक है, जिसका असर डायरेक्ट कर्ता पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्रिया बिना कर्म के लिखी जाएगी। तो डी विकल्प जो है वो सही है। निम्न में से अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक यानी जो बिना कर्म के लिखी जाती हो वो रोना। रोना एक ऐसी क्रिया है जो अकर्मक है, बिना कर्म के साथ आएगी। तो मित्रों, आज का वीडियो मैं समझता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपने नहीं किया है। नए सब्सक्राइबर है, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल की जो घंटी है, जो घंटी का निशान है, बेल का आइकन जिसको कहते हैं, उसको भी एक बार क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। और याद रखिए, रोज 9 बजे मैं वीडियो डालूंगा। रोज 9 बजे वीडियो स्टार्ट होगी, चाहे मैं लाइव आऊं या पहले से डाल के रखूं। 9 बजे आपको रोज सुबह में वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो जब तक ये सीटेट और टेट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं लगाऊं, ठीक है। तो आप भी मेरा साथ दीजिए। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।